इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो वर्ड ऑर्गेनिक है, कैसे हुआ? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया की वजह से। वाइटल फोर्स थ्योरी, ये आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं आगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफरेंट क्यों हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें क्या फायदा होता है। ये सारे पॉइंट्स हैं जिनमें बताया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम फूड में, क्लॉथिंग में, शेल्टर में, पावर जनरेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, मेडिसिन में, ड्रग्स में, इन सब में हम यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेल्प कर रही है इन सब सोर्सेज में। कहाँ कहाँ किस किस तरह से ये कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये हो गए। उसके बाद सोर्स क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, फ्रॉम वेयर वी कैन ऑब्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द मेन सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, प्लांट्स, एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स ये तो उसकी ओल्ड सोर्सेज हैं, पुरानी सोर्सेज हैं जिनसे हम हासिल कर सकते हैं। और पुराना ख्याल भी यही था कि हम इनसे हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो बाकी सोर्सेज हैं ये भी एक्चुअली बेस उन्हीं पर करती हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इनमें हमने फॉसिल फ्यूल को यूज किया है। फॉसिल फ्यूल यानी कि हमारे पास जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो किसी वजह से बरीड हो जाएं, दफन हो जाएं ज़मीन में, और उनसे फिर हम हासिल करें तो वो फिर ये कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल। उनसे फिर हम हासिल कर सकते हैं इसको। उनमें नेचुरल गैस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसकी कंपोजिशन हमने पढ़ी थी, फिर हम देख लेंगे। कोल, कोयला, पेट्रोलियम, रॉक ऑयल, ये हैं जिनसे हम मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करते हैं। नेचुरल गैस, जिसको मार्श गैस भी कहते हैं, पाकिस्तान में सुई गैस भी कहते हैं, और इसमें मेजर जो है कंपोजिशन, मेजर जो पार्ट है वो मीथेन का है। मीथेन का पार्ट है और जिसकी परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज है। तो परसेंटेज के हिसाब से आप याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन कौन से और बाकी जो गैसेस, टोटल सारी गैसेस मिलाकर जिसकी कितनी परसेंटेज है, ये आप याद रखिएगा। ये टेबल इंपॉर्टेंट है और याद करने में भी इजी है, बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद फिर कोल, कोल, विटामिनस कोल, ये क्या होता है? कोल, कोल जो है ये हमें मिलता है वुड से। जब हम वुड को गर्म करते हैं, कितना, जब हम वुड को बहुत टाइम तक रखते हैं जमीन में, तो बैक्टीरिया और केमिकल रिएक्शन से वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पीट्स में। पीट्स क्या होता है? ये सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड टाइप का गाढ़ा सा लिक्विड, यानी पत्तों को अगर आप दफन करके रख दें जमीन में तो वो गल सड़ जाएंगे। तो गलने सड़ने के बाद वो कंप्लीट सॉलिड भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, उस तरह का मिक्सचर जो है वो पीट्स कहलाता है। इसके बाद इसको अगर आप रखेंगे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिग्नाइट में। लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें अब ये सॉलिड की तरफ को आ रहा है, और उसके बाद फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बिटुमिनस कोल में। बिटुमिनस कोल जो है ये हमारे पास है ऐसा कोल जिसको हम कहेंगे सॉफ्ट कोल, और ये सॉफ्ट कोल फिर कन्वर्ट हो जाएगा प्रेशर से एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट में तो ये हमारे पास कंपोजिशन है जो हमें शुरू से लेकर वुड की
कि हमें कौन सी प्रोडक्ट कब कहाँ मिल रही है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रही हैं। ये आप याद रखिएगा कि आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स कहाँ पर मिल रही हैं। तो इसका मतलब हम ले रहे हैं कौन सी, बिटुमिनस कोल ले रहे हैं। बिटुमिनस कोल जो है ये सॉफ्ट कोल है। सॉफ्ट कोल स्टार्टिंग मटेरियल क्या है हमारे पास, वुड, और वुड से फिर पीट, फिर लिग्नाइट, इसके बाद बिटुमिनस कोल, और लास्ट में एंथ्रासाइट। बिटुमिनस कोल में हमारे पास कार्बन की परसेंटेज मैक्सिमम 80%, 80 से ज्यादा नहीं होती है। और उसके अलावा बाकी जो है हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ जाती है, मोर देन 90 हो जाती है एंथ्रासाइट में। ये हमारे पास जो है इसकी कंपोजिशन कोल में से मिल रही है। जब हम बिटुमिनस कोल को डिकम्पोज करेंगे, उस डिकम्पोजिशन को हम पायरोलाइसिस भी कहते हैं, क्योंकि हम एब्सेंस ऑफ एयर में करेंगे। तो एब्सेंस ऑफ एयर में जो ब्रेकडाउन होता है उसको पायरोलाइसिस भी कहते हैं। और ये हमारे पास जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहलाता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोल को ब्रेक कर रहे हैं, उसको ब्रेक करने से हमें मिल रहा है कोल गैस, कोक, कोल तार और अमोनिकल लिक्वर। अमोनिकल लिक्वर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। और बाकी जो है हमारे पास ये कार्बन है, इसमें कोक प्योर कार्बन है, कोल गैस मिक्सचर है, इसमें हमारे पास मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी वाटर गैस के साथ और दूसरी गैसेस भी, इसमें मीथेन भी मिलेगा हमें। ये सब मिक्सचर है। कोल तार मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की मेन सोर्स है। मेन सोर्स किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड्स की, कोल तार। कोल तार को फिर हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, क्योंकि लिक्विड है। लिक्विड को जब ब्रेक डाउन करते हैं तो वो कहलाता है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से हमें डिफरेंट लिक्विड्स मिलते हैं। उन लिक्विड्स में से हम हासिल करते हैं बीटीएक्स। बीटीएक्स जो ब्रांच है वो एरोमेटिक कंपाउंड की ब्रांच है। बीटीएक्स क्या होता है, कोई बता सकता है? बीटीएक्स जी, बीटीएक्स क्या होता है? बेंजीन टॉलीन जाइलीन, बेंजीन टॉलीन जाइलीन हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इनके अलावा नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब भी हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है ये हम हासिल करते हैं इनसे। बेंजीन, टॉलीन, जाइलीन, फिनोल, नेफ्थलीन, ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। फिर ये आपके पास बुक पे दिया हुआ है 100 किलोग्राम कोल तार को अगर हम डिस्टिल करें तो उसमें से बेंजीन मिलेगा हमें 1 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक मिलेगा। 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम मिलेगा हमें बेंजीन। तो ये है कोल का। अब हम देखते हैं नेचुरल गैस को। नेचुरल गैस को देखते हैं। नेचुरल गैस हो गया, उसके बाद पेट्रोलियम को देखते हैं हम। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रो मीन्स रॉक, ऑलियम मीन्स ऑयल, रॉक ऑयल। तो पेट्रोलियम जो है, रॉक ऑयल, ये लैटिन वर्ड है और ये मिक्सचर है जिसमें हमारे पास गैस, लिक्विड और सॉलिड प्रोडक्ट्स मिलती हैं। इनमें हम अलग अलग करने के लिए रिफाइनिंग का प्रोसेस करेंगे। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइन करेंगे। हमारे पास रिफाइंड फैक्ट्रीज भी है, रिफाइनिंग फैक्ट्रीज भी है हमारे पास जहाँ पर हम रिफाइन करते हैं। और इसमें ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मिलेंगी कार्बन नंबर के हिसाब से
20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर हमें नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह मिलेंगे। ये सारे कल हमने पढ़े थे, बुक में भी हैं, और इन सबको हम देखेंगे इस वाले से। ये हमारे पास टैंक है जिसमें हमारे पास क्रूड ऑयल है, और उस क्रूड ऑयल को हम गर्म कर रहे हैं, और ये यहाँ जा रहा है, और यहाँ पर हमारे पास जो है कार्बन नंबर के हिसाब से हमारे पास अलग अलग होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कार्बन नंबर कम होता जाएगा, कार्बन नंबर जो है वो लेस कार्बन होता चला जाएगा। हम ऊपर जा रहे हैं, कार्बन नंबर कम होता जा रहा है, कार्बन नंबर कम होता जा रहा है, और सबसे ऊपर जो है हमारे पास कार्बन नंबर हो जाएगा 1 2 4। कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक हो जाएगा हमारे पास जो सबसे इनिशियल प्रोडक्ट है, कार्बन 1 से कार्बन 4। गैस प्रोडक्ट, गैस प्रोडक्ट जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। एलपीजी या उसको अगर हम कंप्रेस करके हम सीएनजी भी यूज करते हैं, तो ये एलपीजी, जिसमें ये नहीं कहा कि मीथेन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हमारे पास कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक है, तो अगर मीथेन की कंपोजिशन बहुत ज्यादा है तो वो फिर कहलाएगा नेचुरल गैस, उसको कंप्रेस करेंगे तो सीएनजी। लेकिन मीथेन की कंपोजिशन कम है बाकियों के हिसाब से, तो फिर हम कहेंगे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी सिलेंडर आपने देखा है हम गाड़ियों में यूज करते हैं, और ये एलपीजी। उसके बाद फिर नेफ्था, केमिकल्स में यूज होने वाला। फिर ये टेम्परेचर जो है चेंज होता जा रहा है, और हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलती जा रही हैं, और उनके यूजेस आपको जो है वो दे दिए हैं सामने। ये ज़्यादा बेहतर पिक्चर लगी मुझे, तो ये पिक्चर आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है शेयर करने के लिहाज से, याद करने के लिहाज से भी। तो ये हमारे पास है। इसके बाद फिर रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम हमने पढ़ा था। रिफॉर्मिंग का मतलब कि टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। Why we reform the petrol and diesel? The fuel which we get from refined process cause fuel knocking. वो knocking करता है, शार्प नॉइस क्रिएट करता है। उस नॉइस को रिड्यूस करने के लिए, खत्म करने के लिए हम एंटी नॉकिंग एजेंट ऐड करते हैं। एंटी नॉकिंग एजेंट वो हम ऐड करते हैं, और कल बताया था आपको टीएल, टेल। टेल के अलावा हम सिलिका भी यूज कर सकते हैं। एंटी नॉकिंग एजेंट, नॉकिंग को रिड्यूस करने वाला, हम सिलिका भी यूज कर सकते हैं। तो सिलिका जो है वो भी एंटी नॉकिंग एजेंट है। फ्यूल नॉकिंग, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन गिविंग राइज टू पिंग लाइक साउंड इनसाइड एन इंजन। उस साउंड को रिड्यूस करने के लिए हम रिफाइन करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, तो जो नॉर्मल ऑक्टेन है वो आइसो ऑक्टेन बन जाएगा। आइसो ऑक्टेन बनने से उसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं आपके पास कि नॉकिंग क्या होता है, टीएल क्यों यूज करते हैं, और ये सारे पॉइंट्स कल बताए थे आपको, अभी भी लिखे हुए। आप रीड कर लीजिएगा, जो पॉइंट जो बात समझ ना आए वो हम आगे फिर पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं क्रेकिंग और पायरोलाइसिस। क्रेकिंग और पायरोलाइसिस के लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक को देखना होगा। टेक्स्ट बुक को निकालिए, और उसमें देखिए कि लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। पेज नंबर क्या है इसका? 103 103। इसमें आपके पास दो मेथड दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है एक पेज पर, दूसरा दूसरे पेज पर। ऐसा है, देखिए। यस सर। जो फर्स्ट पेज पर दिया है उस मेथड में क्या बताया गया है? उस मेथड में अल्केन को स्मॉलर अल्कीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, अल्केन को स्मॉलर अल्कीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और एब्सेंस ऑफ एयर अल्केन को स्मॉलर अल्कीन में कन्वर्ट कर रहे हैं।
एब्सेंस ऑफ एयर, या फिर लार्जर में भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस में क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन शो करती है पायरोलाइसिस को। पायरोलाइसिस में हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगी वो अनसैचुरेटेड होगी, रिएक्टेंट जो होगा वो सैचुरेटेड होगा। और नेक्स्ट पेज पर देखिए, नेक्स्ट पेज पर जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है अल्केन, और जो प्रोडक्ट मिल रही है उसमें भी अल्केन है, आपके पास मिक्सचर है अल्केन और अल्कीन का ये। और एक कैटलिस्ट भी यूज किया है, जियोलाइट। जियोलाइट कैटलिस्ट भी यूज किया हुआ है जो सिलिकेट से बना हुआ है। हैवी गैस ऑयल, इसका नाम है नोनाकोसेन। हैवी गैस ऑयल जो दिया हुआ है वो नोनाकोसेन है। ये नोनाकोसेन किस बेस पर नाम दिया हुआ है? नोना मीन्स 9, कोसेन मीन्स 20, 29 नोनाकोसेन। ये आपके पास कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन, ये कार्बन है। 29 कार्बन वाला जो है उसको हम गैसोलीन यानी कि पेट्रोलियम के तौर पर यूज नहीं कर सकते। तो अगर हमें पेट्रोलियम के तौर पर यूज करना है तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसको डीकम्पोज करेंगे, और वो डीकम्पोज जो होगा वो होगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा तो उसको हम कहेंगे कैटालाइटिक क्रैकिंग। कैटालाइटिक क्रैकिंग। और कैटलिस्ट यूज किया हमने जियोलाइट। अब नोनाकोसेन जब टूट रहा है तो आपके पास प्रोडक्ट्स जो बन रही हैं वो बन रही हैं हेप्टेन। हेप्टेन जो हम यूज कर सकते हैं गैसोलीन के तौर पर। उसके अलावा हेप्टीन, और उसके बाद फिर जो आपको दिया हुआ है पेंटाडिकेन। और ये आप यूज इसको फिर ब्रेक कर सकते हैं, मजीद तोड़ सकते हैं। स्टीम क्रैकिंग में भी हम यही करते हैं कि जो हमारे पास अल्केन्स हैं उनको ब्रेक करते हैं अल्कीन्स में, स्टीम क्रैकिंग में। तो ये हमारे पास जो है इसके टाइप्स हैं क्रैकिंग के, जो बड़े मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। स्पेशली हम इससे हासिल करते हैं एक्स्ट्रा फ्यूल। एक्स्ट्रा फ्यूल के अलावा हमें इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन, और उसके साथ ड्रग्स, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर, फाइबर्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स भी मिलते हैं हमें। ये सारे केमिकल्स हम इनके जरिए हासिल कर लेते हैं जो हमारे पास है बड़े मॉलिक्यूल, लार्जर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन क्या होता है? एबिलिटी ऑफ सेल्फ बॉन्डिंग। एबिलिटी ऑफ सेल्फ बॉन्डिंग, एक एटम दूसरे एटम से, अपने जैसे ही दूसरे एटम से मिलकर बॉन्ड बनाए, और वो बनाए लॉन्ग चेन और बनाए ब्रांच चेन। तो इसको हम कहते हैं कैटिनेशन की एबिलिटी। रिंग चेन भी बना सकता है, और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स बना सकता है इस तरह से। तो ये हमारे पास जो है ये सारी प्रोडक्ट्स जो मिल रही हैं ये है आपस में आइसोमर्स भी कह सकते हैं, कुछ आइसोमर्स भी हैं। तो ये तीन एक जैसे हैं, एक जितने कार्बन हैं, एक ब्रांच चेन, एक जो है स्ट्रेट चेन, और एक डबल ब्रांच चेन। तो इसमें आइसोहेक्सेन, नियोहेक्सेन और एनहेक्सेन। इसी तरह से हम चेन और रिंग भी बना सकते हैं, स्ट्रेट चेन उसके साथ रिंग चेन भी बना सकते हैं। तो ये भी हमारे पास जो है इसी के टाइप्स है। ये सब के सब कैटिनेशन की वजह से ये कंपाउंड्स बनते हैं, कैटिनेशन की वजह से। और कैटिनेशन की एबिलिटी जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कार्बन में, कार्बन के अलावा सिलिकॉन में मिलती है। कुछ और जो कंपाउंड्स हैं, कुछ और एलिमेंट्स हैं वो भी शो करते हैं, लेकिन बहुत कम। सबसे ज़्यादा फोर्थ ए वाले, और फोर्थ ए वालों में भी सबसे ज़्यादा कार्बन में। तो ये हुई कैटिनेशन। कैटिनेशन के बाद फिर हम देखते हैं पॉलीमराइजेशन। एक हमने पढ़ा था क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब है तोड़ना, पॉलीमराइजेशन का मतलब है जोड़ना। ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा सिंपल मोनोमर्स,
कंबाइन हो जाएं और वो पॉलीमराइज हो जाएं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। जैसे अगर 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए तो डाइमर, 3 मॉलिक्यूल जुड़ गए तो ट्राइमर, और बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ गए तो पॉलीमर। तो इस तरह से पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है। इसमें बेंजीन में हम ट्राइमराइज करते हैं, 3 मोनोमर्स को ऐड करते हैं। वो मोनोमर्स कौन से? एसिटाइलिन या इथाइन के मोनोमर्स, C2H2, इथाइन, एसिटाइलिन। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर इथीन, इथीन जो है ये पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाता है। पॉलीथीन बैग्स, शॉपर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये पॉलीथीन बैग्स कहलाते हैं। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं पॉलीमराइजेशन की जो 2 मेन टाइप्स हैं, उन 2 मेन टाइप्स को देखते हैं। एक है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरी है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। आप एंट्री के स्टूडेंट्स हैं, आपको चैप्टर 11 तक के जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो एग्जाम्पल्स भी याद करने होंगे। एडिशन पॉलीमराइजेशन में आपको याद क्या रखना है कि आपके पास जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होंगे, वो पॉलीमराइज होकर और लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बना लेंगे, जस्ट लाइक के पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट। ये एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। ये सब हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के। सिंपली मोनोमर्स ऐड हो जाते हैं, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिलती इसमें। Yes, sir. आप याद रखेंगे कि कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिलती, नो बाय प्रोडक्ट, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिलती है। नो एनी बाय प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। नो एनी बाय प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिलेगी आपको। ये है आपके पास जो एडिशन पॉलीमराइजेशन। फिर कंडेंसेशन में क्या होगा? कंडेंसेशन में आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगी, और बाय प्रोडक्ट कौन सी होगी? Water. वाटर, वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट मिलेगी। इसमें बैकलाइट की फॉर्मेशन, नायलॉन की फॉर्मेशन, प्रोटीन की फॉर्मेशन। बैकलाइट हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जी, बैकलाइट कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? ज्योति बताइए। Butter. बटन्स वगैरह में, प्लास्टिक बनाने में। और नायलॉन, नायलॉन में हमारे पास 6 कार्बन वाले मोनोमर्स हैं, इसीलिए नायलॉन को 6 भी कहते हैं, क्योंकि 2 मोनोमर्स हैं, दोनों में 6 कार्बन है। कौन कौन से? एक हेक्सामिथिलीन डायमाइन और दूसरा एडिपिक एसिड। नायलॉन और प्रोटीन दोनों में एक जैसी बॉन्डिंग होती है, जिसको हम पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, लेकिन दोनों के मोनोमर्स अलग अलग हैं। प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, नायलॉन में एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमाइन ये कंबाइन होते हैं। इस तरह से टेरेलिन और भी कई इसके हैं जिसमें वाटर एलिमिनेट होता है और इससे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। ये हो गया हमारा पॉलीमराइजेशन का टॉपिक। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है होमोलोगस सीरीज। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज क्या होती है? A series of organic compound in which each member is different by its neighbor number. वेरी गुड। CH2 group. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पूरी फैमिली, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हर मेंबर अपने बराबर वाले मेंबर से CH2 ग्रुप का, मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस रखता है, मिथाइलिन ग्रुप का। लाइक अल्केन सीरीज, अल्केन सीरीज अगर हम देखते हैं तो अल्केन में हर मेंबर अपने साथ वाले मेंबर से जो डिफरेंस रखेगा वो डिफरेंस CH2 ग्रुप का होगा। तो इसमें हमारे पास है
मीथेन मीथेन जो है, इसमें जब हम CH2 को ऐड करेंगे तो CH2 की एडिशन की वजह से ये हो जाएगा इथेन, C2H6 हो जाएगा। C2H6 में जब हम ऐड करेंगे मिथाइलिन ग्रुप को तो ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा इससे अगले मेंबर यानी प्रोपेन में। प्रोपेन। हर एक में जो डिफरेंस आ रहा है वो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का आ रहा है, और इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये सारे आपस में सेम रेशियो के साथ, सेम कॉम्बिनेशन के साथ हो रहे हैं, तो ये कहलाएंगे होमोलोगस और होमोलॉगी ऑफ ईच अदर। ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। सिमिलरली अल्कीन, इसी तरह से हम देखें तो अल्काइन, अल्कोहल, जितने भी फैमिलीज हैं तो हर फैमिली का जो मेंबर है बराबर वाले मेंबर से मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस रखता है। इसको हम कहते हैं होमोलॉगी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अब इसमें जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं होमोलोगस सीरीज की, वो क्या क्या हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं। सारे मेंबर्स जो हैं उन सबका जनरल फार्मूला सेम है। लाइक अल्केन, अल्केन जितने भी हैं, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो इथेन हो या डीकेन हो या आइकोसेन हो या हेक्टेन हो, कोई भी हो, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो ये बनेगा CnH2n+2, सबका सेम जनरल फार्मूला। उसके बाद फिर सारे मेंबर्स जो हैं उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा। तो जितने मेंबर्स हैं उन सब की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम होगी। जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें एक ऐसा ग्रेडेशन नजर आएगा, एक ऐसा इंक्रीज या डिक्रीज नजर आएगा जो उनके नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर होगा। इस तरह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी या जो भी है, उन सब में हमें एक जैसी यकसानियत नजर आएगी। और ये जो है ये हमारा जो है होगा होमोलोगस सीरीज का। होमोलोगस सीरीज के बाद हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स को। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत सारे टाइप्स के हैं, हम आगे पढ़ेंगे उनमें, लेकिन कुछ टाइप्स यहाँ बताई हैं। एलिफेटिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। और अगर हम इनको और क्लासिफाई करें इनसे ऊपर, तो हमारे पास जो है इनकी क्लास क्या हो जाएगी, साइक्लिक और एसाइक्लिक। साइक्लिक कौन से, क्लोज चेन। एसाइक्लिक जिसमें क्लोज चेन ना हो, ओपन चेन। तो अब दोनों में हमारे पास जो है एलिफेटिक आ सकते हैं। एलिफेटिक दोनों तरह के हो सकते हैं, यानी ओपन चेन भी और क्लोज चेन भी। अब जो ओपन चेन है उनमें हम ले सकते हैं ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन। ओपन चेन में ब्रांच वाली चेन और स्ट्रेट चेन। ये नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक ब्रांच वाली चेन है और एक नॉर्मल चेन है। और इसके बाद फिर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं, इनमें हम ले सकते हैं इस तरह की साइकिल हो जो एरोमेटिक ना हो। साइकिल तो है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, तो नॉन बेंजीनोइड है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये हैं सारे के सारे वो जो कि साइक्लिक है, क्लोज चेन है, और वो भी होमोसाइक्लिक है। ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। हेट्रोसाइक्लिक क्या हो जाते हैं, पायरिडीन, पायरोल, थायोप्यूरॉन, ये सब जो है हेट्रोसाइक्लिक हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कार्बोसाइक्लिक जो है उनके एरोमेटिक कौन से हैं। उनके एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन हो तो ये बेंजोइक एसिड भी उसमें आ जाता है। इथाइल बेंजीन है, बेंजीन इटसेल्फ है, फिनोल है, नेफ्थलीन है, टॉलिन है, ये सारे के सारे जो हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जो कि
हाइड्रोकार्बन ऐसे हैं जिनमें बेंजीन रिंग हो, ये है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को हमें पढ़ना है, लेकिन आज हम यहाँ स्टॉप करते हैं, ये हमें कल पढ़ना है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये पूरा लेक्चर है जो हम कल पढ़ेंगे, उस समेत मैं आपको भेज रहा हूँ। आप जरा देख लीजिएगा कि आइसोमेरिज्म को भी देख लीजिएगा और बाकी भी देख लीजिएगा। आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, हम डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ कल पढ़ लेंगे। आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होती है, तो इसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। अरेंजमेंट चेंज होने से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। तो ये ब्यूटेन के सिर्फ 2 आइसोमर्स बन सकते हैं, पेंटेन, हेक्सेन, डीकेन, दिए एग्जांपल्स दिए। अब यहाँ पर देखिए अल्केन्स के आइसोमर्स। अल्केन के आइसोमर्स में आप देखेंगे, अगर अल्केन्स जो है वो आपके पास 4 कार्बन रखता है, तो आप क्या देखेंगे कि उसमें कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। इसमें आप देखेंगे क्या आइसोमर्स बन सकते हैं, आपके पास सिर्फ 2। लेकिन अगर 5 कार्बन है तो 3 आइसोमर्स, 6 कार्बन है तो 5 आइसोमर्स, 7 है तो 9 आइसोमर्स, और 8 है तो 18, 9 है तो 35, 10 है तो 75। यानी नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से इतने सारे आइसोमर्स हम बना सकते हैं। आइसोमेरिज्म की मेन टाइप्स, ये है आइसोमेरिज्म की मेन टाइप्स, जिनको हमें डिटेल से पढ़ना है। नीचे लिखी हुई है, लेकिन हर एक के एग्जाम्पल से पढ़ना है। तो 2 मेन टाइप्स है, स्ट्रक्चरल और स्टेरियो आइसोमेरिज्म है, तो और भी, लेकिन ये 2 मेन टाइप्स है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है, इसमें हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म हमें मिलेगा किसमें? चेन आइसोमेरिज्म मिलेगा हमें अल्केन में। अल्केन, बिल्कुल, अल्केन चेंज हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। पोजीशन आइसोमेरिज्म में, पोजीशन में क्या होगा? सर जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, पोजीशन तब्दील हो जाएगी। फंक्शनल ग्रुप चाहे वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे वो कोई और फंक्शनल ग्रुप हो, उनकी पोजीशन तब्दील हो जाएगी पोजीशन आइसोमर्स में। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए। अल्कोहल है तो ईथर हो जाए, ईथर है तो अल्कोहल, अल्डिहाइड है तो कीटोन, कीटोन है तो अल्डिहाइड। इस तरह से फंक्शनल ग्रुप ही तब्दील हो जाएंगे। फिर मेटामेरिज्म में क्या होगा? डिफरेंट अल्काइल फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे सर इसमें। बिल्कुल ठीक। टाटोमेरिज्म में क्या होगा? सर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होगी, वेरी गुड, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होगी। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में जो स्ट्रेट चेन है वो रिंग चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिंग चेन आइसोमर्स भी बन सकते हैं। अल्कीन जो है वो साइक्लो अल्केन में कन्वर्ट हो सकता है, अल्काइन जो है वो साइक्लो अल्कीन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये रिंग चेन आइसोमर्स। स्टेरियो आइसोमेरिज्म सेकंड टाइप, जिसकी 2 टाइप से, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल में क्या होगा? डबल बॉन्ड के आसपास वाले जो ग्रुप्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे और सिस ट्रांस या ईजेड आइसोमर्स बन जाएंगे, ईजेड आइसोमर्स या सिस ट्रांस आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में रोटेशन होगी, कायरल कार्बन आएगा। कायरल कार्बन कौन सा? ऐसा कार्बन जिसके आसपास डिफरेंट ग्रुप्स हो, तो वो कायरल कार्बन कहलाता है। हमारा टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है, इसी वक्त ये एंड हो जाएगा, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जहां तक जितना चलने में, ये कार्बन कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है अमाइनो एसिड का। इसमें हमारे पास इस कार्बन के आसपास सारे ग्रुप डिफरेंट हैं। जब सारे ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो वो कायरल कार्बन कहलाता है। और उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी